हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। प्यारे बच्चों, क्लास 10th बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम पहले चैप्टर लाइफ प्रोसेस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और उसी चैप्टर में कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं चैप्टर में ही। तो उस इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को भी सॉल्यूशन करना, को आंसर लिखना काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है। उसका भी मैं नोट्स बना दिया हूँ, उसको मैं एक बार समझा दे रहा हूँ और आप उसे अपने कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए प्यारे बच्चों। तो चैप्टर फर्स्ट बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में पहला जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन है कि वाई इज डिफ्यूजन इज इनसफिशियंट टू मीट ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन। प्यारे बच्चों, पहले क्वेश्चन को समझा जाता है काफ़ी ध्यान से। ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्य एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है और इसको भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तो इसको भी डिफ्यूजन की तरह, जैसे अमीबा ऑक्सीजन को डिफ्यूजन की तरह अपने सेल के अंदर ले लेता है, तो ह्यूमन को भी डिफ्यूजन की तरह ऑक्सीजन को ले लेना चाहिए। लेकिन कह रहा है यहाँ पर डिफ्यूजन इनसफिशियंट टू मीट ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए ऑक्सीजन जो होती है डिफ्यूजन के जरिए लेना इनसफिशियंट होता है, यानी पर्याप्त मात्रा में उसे ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है जब वो डिफ्यूजन के जरिए ले। तो ऐसा क्यों होता है डियर्स? इसका आंसर होगा इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल द सेल मे नॉट बी इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द सराउंडिंग इन्वायरमेंट्स। प्यारे बच्चों, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का हर सेल इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं होता है। कुछ सेल उसके बॉडी में, उसके टिश्यू के अंदर होते हैं और डायरेक्ट इन्वायरमेंट के टच में नहीं होते हैं। Thus, simple diffusion will not meet the requirement of all the cells. अतः हम ये कह सकते हैं कि डिफ्यूजन के जरिए हर एक सेल में प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाता है। अतः डिफ्यूजन जो है ऑक्सीजन को सफिशिएंट मात्रा में, यानी ऑक्सीजन को सफिशिएंट अमाउंट में सप्लाई नहीं कर पाता है। अतः कह सकते हैं कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीजन को लेने के लिए एक रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है और उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम से, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में नोज हो जाता है, नजल कैविटी हो जाता है, एयर पाइप्स होता है, लंग्स होता है, उसके जरिए पूरे बॉडी के सेल को ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, What criteria do we use to decide whether something is alive? वह कौन सी क्राइटेरिया होती है जिस क्राइटेरिया की बेसिस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि कोई थिंग्स एलाइव है, जीवित है? कौन सी क्राइटेरिया है? आंसर क्या होगा? एनी विजुअल मूवमेंट सच एज वॉकिंग, ब्रीथिंग आर ग्रोइंग इन जनरली यूज्ड टू डिसाइड वेदर समथिंग इज एलाइव। वॉकिंग करें, यदि वो ब्रीथिंग करे, सांस ले और सांस छोड़े, और ग्रो करे, जनरली यूज्ड टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव, तो हम कह सकते हैं कि वह जो चीज़ है उसमें अलाइव है, जीवन है। आर नॉट, अगर ऐसा नहीं करता है तो उसमें जीवन नहीं है। हाउएवर ए लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन आल्सो हैव मूवमेंट्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म मूवमेंट भी करता है, विच आर नॉट विजिबल टू द नेक्ड आई, जिसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। देयर फॉर द प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूलर मूवमेंट इनसाइड द ऑर्गेनिज्म यूज्ड टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट।
और हम मॉलिक्यूलर मोमेंट की बेसिस पर भी ये कह सकते हैं कि जो थिंग्स है समथिंग्स वो एलाइव होगा कि नॉन लाइव होगा। तो इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि वो मूव करता है। देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं, वॉकिंग करता है, ब्रीथिंग करता है, ग्रो करता है और न्यूट्रिशन करता हो, रेस्पिरेशन करता हो और उसमें रिप्रोडक्शन करता हो, है ना। तो ये सभी क्राइटेरिया है जो डिसाइड करता है कि वो थिंग्स जो है वो एलाइव है। तो एलाइव होने के लिए न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, है ना, तो उसके अंदर ये सारी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे उसमें एलाइव होता है। ग्रो करे, है ना, डेवलपमेंट करे, तो ये सभी चीज़ें क्राइटेरिया है जो उसको एलाइव के लिए नेसेसरी होती है। अगला जो पॉइंट्स है, व्हाट आर द आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर एन ऑर्गेनिज्म। An organism used outside raw material mostly in the form of foods। क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चों कि व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के लिए रॉ मटेरियल क्या होता है जिससे वो फूड प्राप्त करता है। ऑर्गेनिज्म यूज्ड आउटसाइड रॉ मटेरियल मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ फूड। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं अपने आउटसाइड से रॉ मटेरियल मोस्टली इन फॉर्म ऑफ फूड, फूड के रूप में प्राप्त करते हैं। सिंस लाइफ ऑन द अर्थ डिपेंड्स ऑन द कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स। अतः इस अर्थ पर जो लाइफ डिपेंड करती है वो कार्बन बेस्ड पर डिपेंड करती है, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स। मोस्ट ऑफ दीज फूड्स सोर्सेस आर आल्सो कार्बन बेस्ड। जो भी हम फूड लेते हैं, वी आर टेकिंग फूड्स प्लांट्स और एनिमल्स, उस फूड में जो मेन कंपोनेंट्स होता है, मेन एलिमेंट्स होता है, उसमें कार्बन होता है और कार्बन के ही वो कंपाउंड्स या प्रोडक्ट होते हैं। एंड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन भी होता है। द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म कैन बी क्विट वेरिड डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड द इन्वायरमेंट्स। यहाँ से कह रहा है द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड, जो रॉ मटेरियल हमें आवश्यकता होती है, बाय एन ऑर्गेनिज्म कैन बी क्विट वेरिड, थोड़ा सा डिफर कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब उस ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी पर डिपेंड करते हैं एंड इट्स इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट क्या है उस पर डिपेंड करता है कि हमारा रॉ मटेरियल क्या होता है। जैसे प्लांट्स के लिए अलग रॉ मटेरियल होता है और एनिमल्स के लिए अलग होता है। तो अतः कह सकते हैं कि ये सब रॉ मटेरियल है जो ऑर्गेनिज्म की आवश्यकता होती है फूड के लिए। द प्रोसेस वुड यू कंसीडर इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। उस प्रोसेस को कंसीडर कीजिए जो लाइफ को मेंटेन रखने के लिए इसेंशियल होती है, आवश्यक होती है। तो लाइफ प्रोसेस सच एज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशंस, एक्सक्रीशंस, यानी जो हम लोग के बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल रिएक्शन या बायोकेमिकल रिएक्शंस या न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशंस, डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशंस, एक्सक्रीशंस, है ना, रिप्रोडक्शन, ये सभी जो प्रोसेस हैं ये हम लोगों की लाइफ को मेंटेन करने के लिए इसेंशियल होती है। ऑलरेडी हम लोग चैप्टर में पढ़ चुके हैं। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इसको भी हम लोग कवर कर चुके हैं कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है, फूड इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स। प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, वो इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल की कम्बिनेशन से, सनलाइट और क्लोरोफिल की सहायता से वो अपना फूड बना लेते हैं, इसलिए उसको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। हेटेरोट्रॉपिक्स में क्या होता है, फूड इज ऑब्टेन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ्रॉम ऑटोट्रॉप्स। जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं अपना फूड या तो डायरेक्टली ऑटोट्रॉप्स से या इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉप से प्राप्त करते हैं। दिस फूड इज ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, और इस फूड को जब वो प्राप्त कर लेते हैं हेटेरोट्रॉप्स, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए
या ब्रेक डाउन करने के लिए एंजाइम का सहारा लेते हैं। उन लोगों की बॉडी में खुद एंजाइम बनता रहता है। अगला डिफरेंस क्या है कि प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल इन नेसेसरी। तो ऑटोट्रॉफ्स में ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, है ना, इसलिए वो अपना फूड स्वतः बना लेते हैं। नो पिगमेंट रिक्वायर्ड इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रॉपिक्स में क्लोरोफिल जो होते हैं या ये जो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है इसके लिए आवश्यक नहीं होती है। अगला डिफरेंस है कि फूड इज जनरली प्रिपेयर ड्यूरिंग द डे टाइम्स। जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं अपना फूड डे के समय, दिन के समय बनाते हैं। फूड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड एट ऑल टाइम्स, है ना, फूड कैन बी प्रिपेयर्ड एट ऑल टाइम्स। जो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं वो दिन में या रात में कभी भी फूड प्राप्त कर सकते हैं प्रोड्यूसर से या प्लांट्स या एनिमल्स से। ऑल द ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया हैव दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो सभी हरे पौधे, सभी ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया जो होती हैं ऑटोट्रॉफ्स होती हैं। ऑल द एनिमल्स एंड फंजाई हैव दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो सभी एनिमल्स और फंजाई जो होते हैं इस प्रकार के न्यूट्रिशन करते हैं, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। तो रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है जो इंटर करता है फ्रॉम एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमेटा। तो ग्रीन प्लांट्स में पत्तियां होती हैं, अब पत्तियों में स्टोमेटा होता है और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इंटर कर जाता है ना, जो एक रॉ मटेरियल है। वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल बाय द प्लांट्स रूट। तो जो प्लांट की रूट होती हैं, जड़ें होती हैं, मिट्टी से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की कम्बिनेशन से सनलाइट और क्लोरोफिल की सहायता से वो अपना फूड बनाते हैं। सनलाइट एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट टू मैन्युफैक्चर फूड। तो सनलाइट जो होता है फूड को बनाने में, है ना, महत्वपूर्ण होता है, इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स है सनलाइट। जो किसके द्वारा एब्जॉर्व किया जाता है, इज एब्जॉर्व बाय द क्लोरोफिल एंड अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। तो क्लोरोफिल के द्वारा सनलाइट को एब्जॉर्व कर लिया जाता है या तो कोई ग्रीन पार्ट्स के द्वारा भी एब्जॉर्व कर लिया जाता है। व्हाट इज़ द, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एसिड इन स्टोमक्स, है ना, स्टोमक में एसिड का क्या रोल होता है। प्यारे बच्चों, स्टोमक की वॉल से HCl एसिड जो होती है सिक्रेट होती है और उसका क्या रोल होता है। तो रोल ऑफ एसिड HCl इन आवर स्टोमक किल जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड। अगर फूड में कोई जर्म है, प्रेजेंट है, कुछ बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया अगर उसमें प्रेजेंट है तो उसको किल कर देता है, मार डालता है। मेक द फूड एसिडिक, फूड को एसिडिक मीडियम बनाता है, सो डैट पेप्सिन कैन डाइजेस्ट प्रोटीन। तो एसिडिक मीडियम में ही पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, बोर्ड के लिए ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स के क्या फंक्शन होते हैं, क्या कार्य होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स सच है, जो एमाइलेज है, लाइपेज है, पेप्सिन है, ट्रेप्सिन है। ध्यान दीजिएगा, ये डाइजेस्टिव एंजाइम है। एमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन और ट्रेप्सिन्स हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड। ये कॉम्प्लेक्स फूड को डाइजेस्ट करता है, ब्रेक डाउन करता है, सिंपल फॉर्म में तोड़ता है पार्टिकल्स इनटू द सिंपल वंस। तो ये सभी डाइजेस्टिव एंजाइम जो है कॉम्प्लेक्स को सिंपल में ब्रेक डाउन करता है। दीज सिंपल पार्टिकल्स कैन बी ईजिली एब्जॉर्ब बाई ब्लड। जब हमारा कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फूड में डाइजेस्ट हो जाता है तो ब्लड के द्वारा उसे एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं एंड दस ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है सिंपल फॉर्म में तो ब्लड उस सिंपल फूड को पूरे बॉडी की सेल तक, टिश्यू तक सप्लाई कराता है। हाउ इज स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्टेड टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। स्मॉल जो इंटेस्टाइन होता है डाइजेस्टेड फूड को कैसे एब्जॉर्ब कराता है।
स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मिलियंस ऑफ टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो होते हैं फिंगर लाइक, टीनी छोटे छोटे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसे हम विलाई कहते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। दीज विलाई इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर द फूड एब्जॉर्प्शन। और ये विलाई जो होते हैं सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं ताकि एब्जॉर्प्शन तेज़ी से हो, अधिक से अधिक हो। विद इन द विलाई मैनी ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट that absorb digested food and carry it to blood streams। जो विलाई होते हैं उस विलाई के आसपास मेनी ब्लड वेसल्स होते हैं, काफ़ी उसमें ब्लड की वेसल्स बिछी रहती हैं। उनका काम क्या होता है कि वह डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्व कर लेती हैं और एब्जॉर्व करने के बाद कैरी इट ब्लड स्ट्रीम्स, एब्जॉर्व करने के बाद उसको ब्लड स्ट्रीम में सप्लाई कर देती हैं। फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम्स एब्जॉर्व फूड इज डिलीवर्ड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। और जो ब्लड स्ट्रीम्स होता है उस फूड को डिलीवर्ड कर देता है, उस एब्जॉर्व फूड को डिलीवर्ड कर देता है, यानी उस सेल तक, उस बॉडी तक, उस टिश्यूज तक, उस पार्ट्स तक डिलीवर्ड कर देता है, डिलीवर कर देता है, ले जाकर वहाँ तक छोड़ देता है। और इस प्रकार डाइजेस्टेड फूड जो होते हैं बॉडी के सेल टिश्यू तक पहुँच जाते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज ए टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विथ रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशंस। इंपॉर्टेंट से प्यारे बच्चों, व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं है ना, डज ए टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म से हैव विथ ए रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ऑक्सीजन को कैसे अपना रेस्पिरेशन करते हैं। सिंस अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज फेयरली लो कंपेयर टू अमाउंट्स ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। एयर में ऑक्सीजन ज़्यादा होता है और वाटर में जो होते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, तो वाटर में ऑक्सीजन थोड़ा कम डिजॉल्व रहता है। द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर दैन डैट सीन इन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, जो अर्थ पर रहते हैं, जो एयर में रहते हैं ऑर्गेनिज्म, तो वो अपना रेस्पिरेशन, अपना श्वसन काफ़ी ईजिली फास्ट कर लेते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक होते हैं, जल में रहते हैं, पानी में रहते हैं, तो उनको थोड़ा ब्रीथिंग दिक्कत होती है, ऑक्सीजन उतनी मात्रा में सप्लाई नहीं हो पाती है। देयरफॉर अनलाइक एक्वेटिक और एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स डू नॉट हैव टू शो वेरियस एडेप्टेशंस फॉर द बेटर गैसेस एक्सचेंज। तो कह सकते हैं इस कारण है ना, एक्वेटिक्स एनिमल्स की तुलना में जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स रहते हैं डू नॉट हैव शो, वो ज़्यादा शो नहीं करते हैं वेरियस एडेप्टेशंस फॉर द बेटर गैसेस एक्सचेंज। वो सिंपली अपना जो गैसेस एक्सचेंज होते हैं रेस्पिरेशन के जरिए लेते हैं, छोड़ते हैं, सिंपली वो सर्वाइव करते हैं। व्हाट आर डिफरेंट वे इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी इन ए वेरियस ऑर्गेनिज्म। ग्लूकोज जो होता है वो कैसे ऑक्सीडाइज होता है, डिफरेंट वे से, और वो एनर्जी को कैसे प्रोवाइड करता है इन ए वेरियस ऑर्गेनिज्म, यानी भिन्न भिन्न ऑर्गेनिज्म में कैसे एनर्जी को है ना ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ग्लूकोज इज द फर्स्ट ब्रोकन डाउन इन द सेल साइटोप्लाज्म इनटू ए थर्ड कार्बन मॉलिक्यूल्स कॉल्ड पायरूवेट्स। जो ग्लूकोज होता है प्यारे बच्चों, डायग्राम को भी समझ सकते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिज्म में ये ग्लूकोज जो होते हैं सेल में पहुंचते हैं, तो ये ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होता है। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। ये ग्लूकोज होता है, इसमें कार्बन के 6 एटम होते हैं, इसलिए इसको 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। ये साइटोप्लाज्म में
क्या हो जाते हैं, किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। पायरुवेट में 3 कार्बन होते हैं, है ना, और प्लस वहाँ से कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, बनती है। यहाँ लिखा गया है, देखिए पहले इसको पढ़िए। ग्लूकोज इज द फर्स्ट ब्रोकन डाउन इन ए साइटोप्लाज्म इनटू ए 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स पायरुवेट्स, ये देखिए पायरुवेट्स इज द फास्टर ब्रोकन डाउन इन द फॉलोइंग वे टू प्रोवाइड एनर्जी। और फिर पायरुवेट होता है, कैसे कैसे फिर से ब्रेक डाउन होता है और कैसे एनर्जी को ये सप्लाई करता है। तो ग्लूकोज है साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन होता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में, पायरुवेट कहलाता है, पायरुवेट में चेंज हो जाता है। ग्लूकोज पायरुवेट में चेंज हो जाता है और एनर्जी बनता है ना। फिर क्या होता है, पायरुवेट जो होता है अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसे ईस्ट में, ये ईस्ट है और ईस्ट में ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये जो पायरुवेट होता है एथिल अल्कोहल बना लेता है। एथिल अल्कोहल में 2 कार्बन होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। यही पायरुवेट इन आवर मसल सेल, हम लोगों की मसल के सेल में जब ऑक्सीजन की कमी होती है, जब हम काफ़ी तेज़ी से दौड़ लगाते हैं तो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता है कभी कभी सेल में, तो उस समय जो पायरुवेट होता है लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी देता है। लैक्टिक एसिड में 3 कार्बन होते हैं और इसी लैक्टिक एसिड बनने की वजह से हम लोग की मसल्स में थोड़ा पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है। और यदि पायरुवेट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया अगर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है जल में और अमाउंट एनर्जी देता है ना। तो ये चीज़ें हैं आपको जो क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिफरेंट वे इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी। तो ये डिफरेंट वे है, 1 2 3 डिफरेंट वे है। ग्लूकोज से पायरुवेट, अब पायरुवेट से एथिल अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी, पायरुवेट से लैक्टिक एसिड एनर्जी, पायरुवेट से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। अगला जो क्वेश्चन है, हाउ इज और ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन द ह्यूमन बींग्स। मनुष्य में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे ट्रांसपोर्टेड होता है, कैसे सप्लाई होता है। हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू ऑल द बॉडी सेल्स फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए हीमोग्लोबिन जो होता है आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है, ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी की सेल तक, जिसको हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। यानी सेल में ऑक्सीजन का पहुंचना सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाता है, हीमोग्लोबिन लेकर जाता है। हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट इन द ब्लड, ये ब्लड के में ये हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। गेट्स अटैच टू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, वो अपने साथ ऑक्सीजन को जोड़ लेता है। डेट आर ऑब्टेन फ्रॉम ब्रीथिंग, जो हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं उसी के दौरान ऑक्सीजन को जो होता है वो आरबीसी अपने से, है ना, टेम्पोरली तरफ से जोड़ लेता है। इट दस फॉर्म्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन में बदल जाता है। हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन को जोड़ लेता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है। एंड ब्लड बिकम ऑक्सीजनेटेड, और जो ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द बॉडी सेल्स बाय हार्ट, और हार्ट जो होता है उस बॉडी को उस ब्लड को पंप कर देता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और इस तरीके से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बॉडी के सभी पार्ट्स की ओर, सेल की ओर। आफ्टर गिविंग अवे ऑक्सीजन टू बॉडी सेल्स, है ना, ब्लड टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड विच इन द प्रोडक्ट ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन तो सेल के अंदर पहुंच जाता है, लेकिन सेल के अंदर जो भी वेस्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो फिर से हीमोग्लोबिन उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर वापस आता है ना। नाउ ब्लड बिकम्स डीऑक्सीजनेटेड, तो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है जिसे हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। सिंस हीमोग्लोबिन पिगमेंट हैज लेस एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। हीमोग्लोबिन जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड को लूजली एफिनिटी करता है, यानी वो लूजली उसको अपने साथ जोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड को। एंड कार्बन डाइऑक्साइड मेनली ट्रांसपोर्टेड इन द डिजॉल्व फॉर्म। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है डिजॉल्व फॉर्म में
ट्रांसपोर्ट होता है सेल से कहाँ तक, लंग तक, फेफड़े तक आता है। दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स एल्वोलाई एंड टेक ऑक्सीजन इन रिटर्न। और इस तरीके से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो लंग में आता है, वह ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर लंग में आता है और वह एल्वोलाई के जरिए वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है और फिर से ऑक्सीजन वापस ले लेता है। क्योंकि हमारा लंग होता है गैस का एक्सचेंज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है और ऑक्सीजन को इन करता है, इनटेक कर लेता है। अगला क्वेश्चन, हाउ आर लंग्स डिजाइंड इन ह्यूमन बीइंग टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ह्यूमन बीइंग का जो फेफड़ा होता है, लंग होता है, वो किस प्रकार से डिजाइन होता है कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम एरिया सरफेस प्रोवाइड करता है ताकि अधिक से अधिक गैसों का एक्सचेंज हो, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर आए, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकले। द एक्सचेंज ऑफ गैस टेक प्लेस द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस बिटवीन द ब्लड कैपिलरीज डेट सराउंडेड द एल्वोलाई। एल्वोलाई जो होता है वो लंग में होता है, जो एयर सैक कहलाता है, और उसके ऊपर ये ब्लड की कैपिलरीज जो होती है सराउंडेड होती है, घिरी रहती है, ढकी रहती है। एंड गैसेस प्रेजेंट इनटू द एल्वोलाई, और जो एल्वोलाई में गैस प्रेजेंट होती है, दस एल्वोलाई इज आर साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस। और एल्वोलाई क्या होती है, यह वह साइट होता है, वह जगह होता है जहाँ पर गैसों का एक्सचेंज होता है। द लंग गेट फिल्ड अप विथ एयर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन। जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो हमारा एल्वोलाई जो होता है फूल जाता है, यानी हमारा एल्वोलाई जो होता है वो एयर से फिल्ड हो जाता है, भर जाता है। एज रिब आर लिफ्टेड अप, और हमारा जो रिब होता है वो लिफ्ट अप हो जाता है, यानी वो थोड़ा सा फूलने की वजह से थोड़ा सा बाहर की तरफ आता है। एंड डायफ्राम्स इज फ्लैट, और डायफ्राम जो होता है नीचे की ओर जाकर फ्लैट हो जाता है, चपटा हो जाता है। इसको मैं समझाया हूँ प्यारे बच्चों। द एयर डैट इज रश्ड इनसाइड द लंग्स फील द न्यूमरस एल्वोलाई, और हम लोग के फेफड़े में न्यूमरस एल्वोलाई होते हैं जो एयर से भर जाते हैं। प्रेजेंट इन द ह्यूमन लंग, जो मनुष्य की फेफड़े में होते हैं एल्वोलाई, वो हवा से भर जाता है। ईच लंग कंटेन 300 से 305 मिलियंस एल्वोलाई, हम लोग के प्रत्येक जो फेफड़े में 300 से 350 मिलियन की एल्वोलाई होती हैं। दीज न्यूमरस एल्वोलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज, और यही हमारा जो एल्वोलाई होती हैं ये गैसियस एक्सचेंज कराने के लिए सरफेस एरिया जो होती हैं वो बढ़ा देती हैं, मेकिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन मोर एफिशिएंट। और इस तरीके से कह सकते हैं कि ह्यूमन के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है मोर एफिशिएंसली होता है, दक्षतापूर्वक होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के अंदर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दिज कंपोनेंट्स, और इस कंपोनेंट के फंक्शन क्या है। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स आर हार्ट होता है, ब्लड होता है और ब्लड वेसल्स होते हैं। यही जो होते हैं ऑर्गन्स हैं जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहलाते हैं, जो ह्यूमन में ब्लड को ट्रांसपोर्ट कराते हैं, डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट कराते हैं, वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट कराते हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। हार्ट पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। बॉडी में जितने भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होते हैं वो हार्ट पंप करता है। एंड इट रिसीव्ड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट्स, और जो हार्ट होते हैं वो बॉडी के वेरियस पार्ट से जो इम्प्योर ब्लड आते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आते हैं, वो उसको रिसीव भी करता है। क्योंकि हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर में 2 चैम्बर राइट की तरफ होते हैं, 2 लेफ्ट की तरफ होते हैं। राइट की तरफ राइट एट्रियम्स और राइट वेंट्रिकल्स होते हैं, जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से जो इम्प्योर ब्लड आते हैं, जो डर्टी ब्लड आते हैं, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आते हैं,
वो उसी पार्ट में आते हैं, राइट एट्रियम में और राइट वेंट्रिकल्स में। और लेफ्ट एट्रियम्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जो ब्लड होते हैं वो प्योर ब्लड आते हैं, लंग्स से आते हैं और पल्मोनरी वेंस के जरिए आते हैं और उसमें प्योर होते हैं, प्योर ब्लड आते हैं। एंड सेंड द इम्प्योर ब्लड टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशंस। और जो हार्ट होता है उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, उस इम्प्योर ब्लड को फेफड़े के लिए सेंड कर देता है ताकि उसमें जाए और उसमें ऑक्सीजन और उसका रिफाइन हो, उसमें ऑक्सीजन सप्लाई हो, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाए ताकि प्योर हो जाए। वाई इट इज नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेट, वाई इज इट नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द मैमल्स एंड बर्ड्स। बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में प्यारे बच्चों देखा जाएगा। थैंक यू।